डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आईपीएससी रेड मामले में कोलकाता हाई कोर्ट ने टीएमसी की याचिका की रद्द। ईडी ने कहा आईपीएससी के कार्यालय से नहीं किया गया कुछ जब्त जब तक ममता बनर्जी को पार्टी से नहीं बनाया जाता। टीएमसी की याचिका सुनवाई योग्य नहीं। कथित आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू यादव और तेजस्वी को फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं। निचली अदालत के आरोप तय करने के आदेश पर रोक लगाने की दी गई है चुनौती। मामले पर अगली सुनवाई में भी जारी रहेगी दलील। ससुर की मृत्यु के बाद विधवा हुई बहू भी भरण पोषण की हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर बहुओं को वर्गों में बांटा जाए तो यह संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का होगा उल्लंघन। प्राइवेट स्कूलों को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहा निजी स्कूल कमजोर वर्ग के बच्चों को दे मुफ्त शिक्षा। आरटीई एक्ट के तहत बाध्यकारी नियम बनाए स्कूल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। हमारे लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फोन करके हमसे कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको आपदा प्रबंधन अधिनियम पर कानूनी जानकारी देंगे। इस मसले पर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता ऋषिपाल सिंह जी। नमस्कार ऋषिपाल सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में। नमस्कार। अगर आपका इस मसले पर इससे जुड़ा कोई कानूनी या कोई सवाल है तो आप फोन करके हमसे राय ले सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120612793 हमारा दूसरा फोन नंबर है 0120612793 वापस आएंगे ऋषिपाल सिंह जी के पास। आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन अधिनियम क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं। देखिए, जो आपदा प्रबंधन अधिनियम जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी कहते हैं, और बहुत समय से एक विशेष ऐसे कानून की सरकार और राज्य स्तर पे भी, केंद्र स्तर पे भी ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ी जिससे कि जब भी अगर कोई आपदा आती है तो उससे निपटारा हो सके। क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई, मान लीजिए कोई ऐसी आपदा आती है जो संभव है कि प्राकृतिक हो या मैन मेड भी हो सकती है, तो उसका अपना दायरा जो होता है वो संभव नहीं कि किसी एक राज्य में रहे। अगर मान लीजिए भोपाल गैस त्रासदी हुई, या मान लीजिए बाढ़ आ जाती है, या कोई और घटना होती है, तो उस स्थिति में वो उसका जो जुडिक्शन होता है वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य हो सकता है। तो समग्रता में देखते हुए, सारी बातों को देखते हुए एक डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लाया गया, जो जब राष्ट्रीय स्तर पर काम करते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता करते हैं और प्रधानमंत्री के निर्देश में जो है एक राष्ट्रीय आपदा जो प्रबंधन है वो काम करता है। जिस स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन होता है उसी स्तर पर फिर वो उसके बाद राज्य आपदा प्रबंधन होता है, जिसके अंदर मुख्यमंत्री जो होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं। तो एसडीएम, डीएम, फिर चीफ मिनिस्टर और फिर प्रधानमंत्री। तो एक बिल्कुल जो डिस्ट्रिक्ट का भी सब डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक इस कानून को बनाया गया, जिससे कि जब भी कोई आपदा आती है, जिसमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, जैसे कई बार आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि केरल के अंदर, उसमें चेन्नई के अंदर जो बाढ़ आई और बेंगलोर में आई, तो वो एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जब वो होता है, तो ऐसी स्थिति में विभिन्न जो प्राधिकरण होते हैं उनमें एक समन्वय के लिए, समन्वय कैसे बने, मान लीजिए एक प्राधिकरण दूसरे प्राधिकरण के आदेश को नहीं मानेगा, कोई आदेश को तब तक नहीं मानता जब तक कि उस पर कोई आधिकारिक कानून ना हो। तो इस बात को नजर में रखते हुए एक ऐसा कानून बनाया गया है कि जिससे में कि जब आपदा आती है, जो चाहे राष्ट्रीय स्तर पे हो, चाहे राज्य स्तर पे हो, चाहे जिला स्तर पे हो, तो उसमें एक ऐसा कानून हो जिसमें सब समन्वय कर सके और तुरंत जो है कार्रवाई हो सके, और जितना ज्यादा हो सके जान और माल की रक्षा की जा सके। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्र नीति क्या है और इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं? सबसे बड़ी जो राष्ट्र नीति है, राष्ट्र नीति का सबसे बड़ा काम ही यह है
कि जितने भी उससे जुड़े हुए जितने भी विभाग हैं, जी। जितने भी प्राधिकरण हैं या जितने भी राज्य हैं, राज्यों के जो आपदा जो उनके संगठन हैं, उन संगठनों में आपसी एक समन्वय रखना। क्योंकि मान लीजिए कोई आपदा आती है और एक राज्य का एक प्राधिकरण का दूसरे प्राधिकरण से समन्वय नहीं है, कंट्रोल नहीं है, उनके अंदर जो हायरार्की पर जो ऐसे अधिकारी को रखना कि अल्टीमेटली अगर मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, तो दोनों पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, अगर पूरा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, अगर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 सब डिस्ट्रिक्ट हैं, तो दोनों सब डिस्ट्रिक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कंट्रोल में हो। अगर एक से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट है तो वो राज्य कंट्रोल में हो, और एक से ज्यादा राज्य है तो राष्ट्रीय कंट्रोल में हो। तो राष्ट्र नीति यही है कि जो आपदा जो प्रबंधन जब करना है, तो उनमें जितने भी संगठन जो या प्राधिकरण काम करते हैं, उनमें एक समन्वय हो, उनमें आदेश का पालन हो, और वो जिससे कि जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनको उनसे तुरंत जो है सहायता पहुंच सके। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि अगर एक राज्य का एक दूसरे या एक जो जिले का दूसरे से समन्वय नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में जब कोई आपदा का जो अधिकार क्षेत्र ज्यादा हो जाता है, तो समन्वय न होने की वजह से एक आपस में जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स आ जाते हैं। तो उनको दूर करने के लिए ऐसी नीति बनाई गई, जिस नीति को अल्टीमेटली जो है जमा दिया गया, कानून बनाया गया। और जो ये सेंट्रल एक्ट है जो डिजास्टर मैनेजमेंट, उस इवन एक्ट में ये भी प्रोविजंस हैं कि अगर कोई व्यक्ति उनसे संबंधित कोई झूठी अफवाह फैलाता है, या उसको उस समय जिस समय आपदा प्रबंधन किया जा रहा है वो कोई और एक्ट करता है जो अपने आप में उस आपदा को और बढ़ाता है, तो उसके अंदर जो पेनल प्रोविजन भी, उसमें व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। तो इसीलिए इन सारी बातों को रखते हुए इनको एक राष्ट्रीय स्तर पर जो है एक नीति बनाने की आवश्यकता थी, जिससे सबसे इम्पोर्टेंट वो है एक कोऑर्डिनेशन रखना, एक समन्वय रखना, और जिससे कि जल्दी से जल्द सहायता पहुंच सके और उस आपदा को जल्दी जल्दी कंट्रोल किया जा सके। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे इसी पर कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका और जिम्मेदारियां क्या-क्या हैं? देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर पे जो प्राधिकरण होता है, उसकी सबसे बड़ी क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि प्राधिकरण की अध्यक्षता जो है वो देश का जो सबसे बड़ा अधिकारी, जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं, जी। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होती है। यानी अगर जिस भी प्राधिकरण का जो अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं, तो वहां पर जो उनके जो उसमें सदस्य होते हैं, वो निश्चित रूप से जो हर राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो सदस्य होते हैं। तो आप सोचिए वो कितनी हाई लेवल का एक अपने आप में प्राधिकरण होता है। जी। और इसी स्तर पे होता है कि किसी भी तरीके से ना केवल राष्ट्रीय आपदा की स्थिति में, या कोई अगर मान लीजिए कोई और व्यवस्था है, कोई आग लगने की स्थिति है, या कोई और किसी भी तरह की परेशानी है, तो तुरंत फ्लड है, या कोई और गैस की कोई समस्या है, या कोई मान लीजिए कई बार होता है कोई पुल टूट गया है, या जैसे आपने देखा कि भूस्खलन हो गया है। तो इन सारी बातों को रखते हुए अलग अलग, क्योंकि जैसा हम जानते हैं हमारे देश में जो भौगोलिक स्थिति है वो अलग अलग है। जी। जब भौगोलिक स्थिति अलग अलग है, तो जो आपदा होती है वो उसका नेचर भी अलग अलग होता है। जी। उसका नेचर अलग अलग होता है, तो उसको संभालने के जो प्राधिकरण है, जैसे मान लीजिए भूस्खलन है, तो जो लैंडस्लाइड से संबंधित जो प्राधिकरण है वो निश्चित रूप से वो उत्तराखंड के अंदर, हिमाचल में या जम्मू कश्मीर में उस तरफ वो प्राधिकरण ज्यादा होंगे। यही अगर हम बात करते हैं बिहार की बात करते हैं, तो वहाँ फ्लड से रिलेटेड जो प्राधिकरण है उनको उनको समन्वय करना है। या दक्षिण भारत की बात करते हैं, वहां पर आता है, ठीक है। या कहीं अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पे संभावना है कि हो सकता है वहां पे कोई गैस की लीकेज हो गई है। जी। तो अलग अलग क्षेत्र, सबसे इम्पोर्टेंट जो राष्ट्रीय स्तर पे जो प्राधिकरण का काम यही होता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की समस्या हो सकती है, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उनको सबको समन्वय करना, और सबको जहां आवश्यकता है वहां एक जगह से उसकी जो आपूर्ति करके दूसरी जगह उसकी जो सप्लाई करना, जिससे कि तुरंत उस आपदा पे काबू पाया जाए। जी। आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन में राज्य और जिला प्राधिकरणों की क्या जिम्मेदारियां हैं? देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी भी आपदा की बात करते हैं, क्योंकि आपदा अगर, या जिसको हम जैसे उस एग्जांपल लेते हैं बाढ़ की बात, जी। अगर बाढ़ किसी भी राज्य में आती है, अगर एग्जांपल हम बिहार की बात करते हैं, तो वो भी हम ऐसा नहीं कि पूरे बिहार के अंदर हर राज्य में बाढ़ आएगी। जी। तो उसके कुछ जिले हैं जो जिले प्रभावित जिले होते हैं। तो ऐसी स्थिति में सबसे इम्पोर्टेंट जो काम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है या जिला प्रबंधन, तो उसका काम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जितने भी डाटा होते हैं वो जिला प्रबंधन इकट्ठा करके जो है राज्य प्रबंधन को भेजता है। तो
हमारे यहाँ पर अगर डिस्ट्रिक्ट जो प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण इकाई होती है, डिस्ट्रिक्ट प्रबंधन ही जो इम्पोर्टेंट, उसके अंदर पुलिस प्रबंधन भी आता है और आपदा प्रबंधन भी आता है। वो जो एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कई बार 2, कई बार 3 सब डिस्ट्रिक्ट भी होते हैं, तो उनसे हर डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेशन रखे, उनसे काम करा के, और ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर पुनर्वास करना है, एक डिस्ट्रिक्ट से कुछ लोगों को दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भेजना है, तो वो आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्ट्रिक्ट जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली भेजता है। वो सब सारी इन्फॉर्मेशन जब जाती है तभी उस हिसाब से राज्य स्तर के ऊपर वो जो है निर्णय लिया जा सकता है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय योजना क्या है और इसके मुख्य घटक क्या हैं? देखिए, जो राज्य योजना है, जैसे राष्ट्रीय योजना को हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया कि राज्य जो नेशनल लेवल पे हम जिस तरह से करते हैं उसी स्तर पे राज्य, जैसे राज्य की बात करते हैं, राज्य में भौगोलिक स्थितियां काफी ज्यादा अलग अलग होती हैं। और एग्जाम्पल हम मान के चलते हैं, अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं या हम महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र के अंदर भी आप देखेंगे बहुत सारे ऐसा इलाका है जो समुद्र तट का इलाका है, बहुत सारा पूर्णा के पीछे का इलाका है जो पथरीला इलाका है, बहुत सारा पठारी इलाका है। तो अलग अलग, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अलग अलग, ये डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये क्षेत्र बटा हुआ है, उसमें अलग अलग जो इलाका है, तो इसके हिसाब से जो राज्य स्तर की योजना ऐसे बनाई जाती है, राज्य ऐसे योजना बनाते हैं कि सभी डिस्ट्रिक्ट से समन्वय करके, और उनमें अगर जो उस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित उसकी भौगोलिक स्थिति संबंधित जो आवश्यकताएं हैं, उनके प्राधिकरण या उससे संबंधित अधिकारी जो है उनकी नियुक्ति की जाए और वहां पे तुरंत जो है उससे संबंधित आवश्यकता को पहुंचाया जाए। राज्य स्तर की जो योजना में सबसे बड़ा काम यही होता है कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल से वो सारी की सारी जो इनपुट्स होती है, सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद वो फिर जो है राज्य स्तर पे जो मुख्यमंत्री के कंट्रोल में जो प्राधिकरण होता है वहां पर भेजते हैं। और अगर मुख्यमंत्री को लगता है कि इस जो संबंधित परेशानी के अंदर उनको राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय स्तर की प्राधिकरण से बात करनी है, तो उस हिसाब से फिर वो बात करते हैं। और आपने कई बार सुना होगा कि बड़े बड़े पैकेजिंग होते हैं, जैसे फ्लड आती है तो बड़े बड़े पैकेजिंग का ऐलान होता है कि 10,000 करोड़ 20,000 करोड़, तो वो तभी होता है जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है पूरे डाटा भेजता है, उन डाटा के आधार पर जो है काम किया जाए। जी, आगे हम आपसे जानेंगे कि आपदा प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी का महत्व क्या है और इसे कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है? देखिए, जब भी कोई आपदा आती है तो उस आपदा को निपटने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप या खुद आपका पड़ोसी वहां पर इकट्ठा होगा। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर हम सब डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो सब डिस्ट्रिक्ट का जो अधिकारी, इसको एसडीएम बोलते हैं, एसडीएम अपने अधिकारियों को भी आप तक, एसडीएम पहुंचेगा ब्लॉक तक, ब्लॉक पहुंचेगा गांव तक, गांव पहुंचे गली तक। तो सबसे इम्पोर्टेंट गली के जो लोग हैं या घर के जो आसपास के लोग हैं वो समुदाय बनाते हैं। तो जब भी आपदा आती है तो समुदाय की भूमिका जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे इफेक्टिव होती है। उनका सहयोग, अगर मान लीजिए क्योंकि अगर हम ये मान के चले कि अगर कोई राष्ट्रीय आपदा है, राज्य आपदा या जिला स्तर पे आपदा आती है और केवल प्रशासन का काम ही उस आपदा को देखना है, तो फिर उस आपदा की भयावहता को रोका नहीं जा सकता है। तो जो समुदाय स्तर पे, जो निजी स्तर पे जो लोग होते हैं, वो उस आपदा को अगर वहीं पर कंट्रोल कर लेते हैं या उससे संबंधित बहुत सारे उपाय कर लेते हैं, तो उसका जो उसकी ग्रेविटी है उसको कम किया जा सकता है। और जो संबंधित वहां के लोग होते हैं, जो समुदाय के स्तर पे लोग होते हैं, वो उस आपदा का जो नियंत्रण है या उसको कंट्रोल करना है या उससे संबंधित उपायों को और जो प्रशासनिक अधिकारियों से ज्यादा समझते हैं, तो उनके पास ज्यादा उपाय होते हैं। तो ऐसी स्थिति में समुदाय के लोगों को लगना, उनका जो निस्वार्थ या वॉलंटियर रूप से कार्य करना, वो हमेशा प्रबंधन से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कि प्रबंधन का जो अधिकारी होते हैं, आप समझ के चलिए उनकी जो संख्या लिमिटेड होती है, लिमिटेड संख्या में वो लोग आ सकते हैं और आपकी सहायता कर सकते हैं। तो समुदाय के स्तर पर लोगों के जो काम है या उनका मान लीजिए काम को करना है, बढ़ चढ़ के वॉलंटियर काम करना है, वो हमेशा इस तरह की जो आपदाएं उनके लिए अपने आप में बहुत बड़ी हमारे लिए फायदा हो सकता है। जी, आगे हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपदा प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है और इसके उपयोग के क्या लाभ हैं? देखिए, टेक्नोलॉजी आज हर क्षेत्र में आगे आ गई है। जी, अगर हम सैटेलाइट की बात करते हैं तो सैटेलाइट हमें बता सकती है कि अगर हम बात कर रहे हैं, बाढ़ की बात कर रहे हैं या किसी और चीज की बात कर रहे हैं, तो सैटेलाइट हमें वहां पर जाने से पहले सैटेलाइट बता सकते हैं कि किस तरीके से पानी का बहाव हो रहा है। या आपने सुना होगा बहुत बार समुद्र तट के पास जो है
तूफान आते हैं, जी। तो तूफान की जो चेतावनी है, वो चेतावनी केवल जो सैटेलाइट या टेक्नोलॉजी के द्वारा हमें पता लग सकती है। तो टेक्नोलॉजी आपदा प्रबंधन में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है, और टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो आपदा प्रबंधन की दिशा है उनको चेंज किया जा सकता है, उसकी जो स्पीड को बढ़ाया जा सकता है, स्पीड को कम किया जा सकता है। वहां से लोगों को विस्थापन जो होता है, अगर उनको लगता है कि आपदा प्रबंधन, मान लीजिए कोई तूफान आ गया है और अभी उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो लोगों का प्रबंधन, वो लोगों का विस्थापन वहां से करना है, कितनी दूर तक करना है, कि अगर मान लीजिए कोई तूफान आएगा, तो तूफान कितनी दूर तक तट को प्रभावित करेगा, तो कितनी दूर तक के लोगों को वहां से हटाना है। तो टेक्नोलॉजी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पुनर्वास जो होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कि पुनर्वास के अंदर भी टेक्नोलॉजी की बहुत आवश्यकता है। तो आज के टाइम में तो हम बात करते हैं, भूकंप की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं तूफान की बात करते हैं, हम बात बाढ़ की करते हैं, तो ये सबकी जो हम पूर्वानुमान है, ये हम टेक्नोलॉजी के द्वारा और सैटेलाइट के द्वारा बहुत आसानी से कर सकते हैं। जी। आगे हम आपसे जानेंगे आपदा प्रबंधन के लिए संसाधनों की व्यवस्था कैसे की जाती है और इसके लिए क्या प्रावधान है? देखिए, संसाधन तो जैसे हम सभी जानते हैं कि हर हर इकोनॉमी के अंदर जो संसाधन होते हैं वो हमेशा सीमित होते हैं। जी। हमेशा संसाधनों के लिए ही ये कहा जाता है कि संसाधन क्या, जो हमारी जितनी डिमांड है उस डिमांड से बहुत कम है। वो संसाधन जैसे मैं सबसे इम्पोर्टेंट, जिले स्तर पे जब मान लीजिए कोई आपदा आती है, तो जिले स्तर पर राज्य सरकार जो है जिले को वो सारी सहायता पहुंचाती है। जिला जो है सब डिवीजन को पहुंचाता है, वो ब्लॉक को पहुंचाता है, ब्लॉक जो है आगे गांव को पहुंचाता है। तो संसाधन, और जब ऐसी स्थिति होती है कि बहुत ज्यादा नुकसान हो गया होता है, तो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जो उनका कोष होता है, सरकार का रिजर्व कोष होता है, वहां से जो है संसाधन या जो मनी है उसका जो उसका ट्रांसफर है या उसमें सहायता है वो दी जाती है। और ये सबके सब डिपेंड करता है वो उस रिपोर्ट्स पे जो जिले के द्वारा राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचते हैं। संसाधन जो वहां से होते हैं, बहुत बार कोशिश सरकार ये भी करती है कि निजी या राष्ट्रीय जो निजी स्तर पे जो संसाधन है वो जुटाए जा सके, निजी लोगों से, व्यवसायियों से, उद्योगपतियों से वो भी चंदा दे और उसमें संसाधन को जुटाया जा सके। और जैसे आपने पहले सवाल किया, सामुदायिक जो स्थिति है, सामुदायिक जो योगदान है, उसमें भी बहुत बार आपने देखा होगा लोग निजी स्तर पे लोगों की सहायता के लिए, भोजन के लिए, पानी के लिए, बिस्तर के लिए बहुत सारी लोगों की सहायता करते हैं। तो संसाधन राष्ट्रीय स्तर से भी आता है, राज्य स्तर से भी आता है, जिला स्तर से भी आता है। तो ये सारी जो प्रावधान होते हैं वो सरकार द्वारा राष्ट्र नीति में भी है और राज्य नीति में भी है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषिपाल सिंह जी, ये आपदा प्रबंधन से जुड़ी तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में बस इतना ही।